and us, make it better for the overall team. आतंकी अड्डों को करना हो तबाह। या किसी इमारत में छिपे दुश्मन को करना हो ढेर। इसके लिए बम से बेहतरीन कोई हथियार नहीं। ये ऐसा वेपन है जो मजबूत से मजबूत बंकर में छिपे दुश्मन को खाक में मिला सकता है। इसकी ताकत इतनी है कि ये दुश्मन देश का नक्शा भी बदल सकता है। बम का नाम लेते ही सबसे पहले जहन में परमाणु बम की छवि उभरती है, जिसके नाम से ही दुनिया के ताकतवर से ताकतवर मुल्क थर्रा उठते हैं। वैसे दुनिया में बमों की कई वैरायटीज हैं, स्पाइस से लेकर हाइड्रोजन बम तक। इसके अलावा और बहुत सारी वैरायटीज दुनिया में मौजूद हैं। हम आपको बमों के इतिहास से लेकर आज तक के सफर पर आज रण क्षेत्र में लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं और बात करते हैं उस बम के बारे में जिसने पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए थे। बम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के सबसे कारगर हथियारों के तौर पर देखे जाते हैं। आतंक के खिलाफ भारत भी इसका इस्तेमाल कर चुका है। 26 फरवरी 2019 रात के करीब 3 बजे जब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। All targets destroyed successfully. दावे के मुताबिक मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर करीब 900 किलो के बम गिराए, जिसमें तकरीबन 300 आतंकी मारे गए। एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कैंपों को ध्वस्त करने के लिए मिराज फाइटर जेट्स ने स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया था। स्पाइस बम यानी स्मार्ट प्रीसिस इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव, जो मेड इन इजराइल है। 500 से 900 किलोग्राम वजन वाले स्पाइस बम किसी भी बंकर या फिर घर को तबाह करने की क्षमता रखता है। स्पाइस 2000 एक स्मार्ट बॉम्ब है जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स ने यही बॉम्ब जो है बालाकोट में जब 26 फरवरी 2019 को अटैक किया था, तो ये बॉम्ब जो है ड्रॉप किए गए थे, जो 60 किलोमीटर हम दुश्मन के LOC के अंदर जाके हमने अटैक किया था। तो ये 2 वर्शन में आता है। इजराइल की किट है, इसमें एक तो 450 किलो यानी 900 पाउंड और दूसरा है 900 किलो यानी तकरीबन 2000 पाउंड। तो इसलिए इसका नाम जो है स्पाइस 2000 भी रखा है। स्पाइस का मतलब है, एस का मतलब है स्मार्ट, PI का मतलब है प्रिसीजन इम्पैक्ट और C का मतलब है कास्ट इफेक्टिव। तो इसका रेंज भी जो है, जो 1000 पाउंड है, उसका रेंज तकरीबन है 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर और दूसरा जो 2000 किलो है उसका रेंज है 60 किलोमीटर। एक बार इमारत में अंदर जाने के बाद जब स्पाइस बम फटता है तो अंदर मौजूद सभी लोग इसके शॉक वेव से भी मारे जाते हैं। सैटेलाइट गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से स्पाइस 2000 बम करीब 60 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को ट्रैक कर उसे तबाह कर देता है। भारत ने फरवरी 2019 में स्पाइस बम का इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान किया था। स्पाइस 2000 ये सिर्फ एक बॉम्ब ही नहीं है, बल्कि एक गाइडेंस किट के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, जो वॉरहेड और बम के साथ जुड़ी होती है।
यानी अगर निशाना कहीं दूर हो तब भी ये बिल्कुल सटीकता से सीधे वार करती है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि लेजर गाइडेड होने की वजह से लंबी दूरी से भी इसको टारगेट पर छोड़ा जा सकता है। स्पाइस बम के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा स्टैंडर्ड वॉरहेड के अगले हिस्से से जोड़ा जाता है, जबकि दूसरा बम के पिछले हिस्से से जोड़ा जाता है। स्पाइस स्मार्ट बम के अगले हिस्से पर एक कैमरा लगा होता है जो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, जबकि दूसरे भाग में एक डेटा चिप होती है जो स्पाइस 2000 को बम छोड़ने का सही वक्त बताती है। मिशन से पहले टारगेट को हिट करने के लिए बाकायदा एक प्लान बनाया जाता है। अब उस प्लान में ये तय किया जाता है कि टारगेट पर कितनी दूरी से, कितनी ऊंचाई से और किस वक्त निशाना लगाया जाएगा। ये तमाम जानकारियां एक चिप में भर दी जाती हैं और उसके बाद जीपीएस और साथ ही साथ उस टारगेट की पूरी तस्वीर को इसमें लोड किया जाता है, जिसके बाद इस बम को निशाने पर छोड़ा जाता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रह जाए और बम एकदम सटीकता से अपने टारगेट पर वार करे। फाइटर प्लेन से बम को गिराने के बाद अगर स्पाइस 2000 बम गलत दिशा में जा रहा हो तो भी फिर से उसका रास्ता बदला जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो स्मार्ट बॉम्ब होते हैं इनमें गाइडेंस सिस्टम होता है। वो गाइडेंस सिस्टम को इस्तेमाल करके, जो कि सैटेलाइट गाइडेड भी होते हैं, फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम होते हैं, नेविगेशन या जीपीएस का सिस्टम होता है, तो किसी तरह से भी अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे स्मार्ट मिसाइल है या स्मार्ट बॉम्ब है, स्मार्ट बॉम्ब के अंदर फिन्स लगे होते हैं, वेरा स्मार्ट मिसाइल के अंदर उनके विंग्स होते हैं। तो उनको इस्तेमाल करके किसी भी गाइडेंस सिस्टम को उसका रास्ता अगर बदलना हो तो रास्ता बदल करके नए टारगेट पर या नई दिशा में उसको भेजा जा सकता है। स्पाइस बम के जरिए सबसे सुरक्षित ठिकाने को आसानी से नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसे स्मार्ट बम या गाइडेड बम भी कहा जाता है। ये हवा से जमीन पर गिरने वाला बम होता है जो बड़ी सटीकता से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसका मकसद एक खास टारगेट पर अटैक कर उसे तबाह करना है ताकि आसपास के इलाकों को नुकसान न पहुंचे। एक स्मार्ट बम में आमतौर पर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला वेपन, ये एक तरह का विस्फोटक होता है। दूसरा टारगेटिंग सिस्टम, ये नेविगेशन में मदद करता है। और तीसरा एंटी जैमिंग डिवाइस, ये दुश्मन को गाइडेंस सिग्नल में दखल देने से रोकती है। अब स्मार्ट बम कैसे काम करता है ये भी आपको बता देते हैं। स्मार्ट बम कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम से लैस होते हैं। कुछ में छोटे रॉकेट मोटर्स भी फिट किए जाते हैं। ये रॉकेट मोटर न सिर्फ बम की रेंज को बढ़ाते हैं बल्कि उनके फ्लाइट कंट्रोल में भी मदद करते हैं। ऊंचाई से गिरने के कारण ये बम अपना रास्ता नहीं भटकता। तो स्मार्ट एक मिलिट्री स्लैंग या इसको जंगो समझ लें या कोई ऐसी लैंग्वेज है जो आमतौर पर इस्तेमाल करी जाती है ऐसे बॉम्ब के लिए जिसको को किसी तरीके से भी गाइड किया जा सकता है। देखिए, एक तो बॉम्ब जब गिरता है तो ग्रेविटी की उसकी वजह से नीचे सीधा जाएगा या जैसे हवा के उसके कहीं भी जाएगा। दूसरा वो बॉम्ब होते हैं जिनको किसी न किसी तरीके से किसी नेविगेशन सिस्टम से उनको गाइड किया जा सकता है। तो स्मार्ट बॉम्ब वो हैं जिनको गाइड किया जा सकता है किसी नेविगेशन सिस्टम से, और नेविगेशन सिस्टम अलग अलग होते हैं और डिपेंड करता है कि कौन सा नेविगेशन सिस्टम किस में लगा हुआ है, उसकी वजह से इसको स्मार्ट बॉम्ब कहते हैं। $907 किलोग्राम के स्मार्ट बमों को कई तरह से हथियारों में फिट किया जा सकता है। हथियारों से जुड़ने के बाद इसे जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन सिस्टम कहा जाता है। इन बमों को अमेरिका के हाईटेक बॉम्बर जैसे B-52 और B-1B लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिकी वायुसेना ने पहली बार स्मार्ट बम का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था।
जुलाई 1944 में अमेरिकी वायुसेना ने VB-1AZON बमों का इस्तेमाल कर पश्चिमी यूरोप और बर्मा, जो आज म्यांमार है, उसमें कई मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए थे। जंग चाहे खुले मैदान में हो या फिर किसी घनी बस्ती में, गाइडेड बम कभी भी अपने निशाने से चूकते नहीं है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत मेक इन इंडिया के तहत इसी तरह के बमों को बनाने में लगा हुआ है, जिसे आसानी से लड़ाकू विमानों से ड्रॉप किया जा सके। भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन को बर्बाद कर सके। इस काम में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मदद की। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने 2 तरह के बम डिजाइन किए। पहला विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम और दूसरा बिना विंग वाला गौतम। दोनों ही प्रिसिशन गाइडेड हथियार हैं। गौरव 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है, वहीं गौतम 550 किलोग्राम का बम है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा। गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कनेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है और विस्फोटक ब्लास्ट कर जाता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है, जबकि गौतम की 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की क्षमता है। गौरव और गौतम 2 स्मार्ट बम जो डीआरडीओ ने तैयार किए हैं। ये दोनों बम की खासियत ये है कि गौरव जो है वो तकरीबन 1000 kg का है और इसका रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है, क्योंकि इसके विंग्ड सिस्टम जो है इसके अंदर लगाया हुआ। जो गौतम है वो 550 kg का है और इसका रेंज जो है तकरीबन 30 किलोमीटर है। ये दोनों जीपीएस सिस्टम जो है उसके साथ काम करते हैं और इसको अभी अडानी ग्रुप जो है वो बना रहा है। इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 7 मीटर है। तो ये एक लेटेस्ट डेवलप किए हुए डीआरडीओ के हमारे पास बॉम्ब है जो इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किए गए हैं। गौरव और गौतम बम भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। ये बम दुश्मन के उन ठिकानों को टारगेट कर पाएंगे जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की रेंज से बाहर है। दोनों ही बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है जो जीपीएस और नाविक सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम के तहत अपने टारगेट पर पहुंचता है। साल 2021 में सुखोई में ही गौरव का सफल परीक्षण किया गया और इसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि सुखोई MKI में ही इसकी तैनाती की जा सकती है। भारतीय वायुसेना 100 यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को धारदार बनाने में जुटी है। इस बम के 10 परीक्षण हो चुके हैं। हर परीक्षण में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसे 100 किलोमीटर की सीमा तक सटीक मारक क्षमता के साथ जमीनी लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाया गया है। युद्ध जैसे हालात में 100 दुश्मन के रनवे उसके बंकर को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। परियोजना को 2013 में मंजूरी मिली थी और उसके बाद 2016 में इसका सफल परीक्षण हुआ, जिसके बाद सितंबर 2020 में भारत सरकार ने इसे नौसेना और वायुसेना के लिए खरीदारी की मंजूरी दे दी। भारत के पास एक और स्वदेशी बम है जिसकी ताकत से दुश्मन थर थर कांपते हैं। नाम है सुदर्शन। डीआरडीओ ने सुदर्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2006 में की थी।
भारत ने पहली बार अक्टूबर 2010 में अपने पहले लेजर गाइडेड बम सुदर्शन को तैयार किया। ये बम डीआरडीओ की लैब में तैयार हुआ है। सुदर्शन बम दरअसल भारत का सबसे पहला स्वनिर्मित स्वदेशी लेजर गाइडेड बम है और इसे वायुसेना के लिए ही तैयार किया गया था। सबसे पहले इसको MiG-27 में लगाया गया और फिर उसके बाद इसको जैगुआर में फिट किया गया, जिसके बाद इसको मिराज, जैगुआर और MiG-29 में भी लगाया गया। सुदर्शन बम की बात करें तो इसकी रेंज करीब 9 किलोमीटर है। अब AED इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम कर रही है। सुदर्शन बम सबसे पहला भारत का डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया गया। 2013 को एक्चुअली इसकी ट्रायल करके ये इंडियन एयरफोर्स को दिया गया था। ये 450 किलो का बम है और तकरीबन 100 किलोमीटर का इसका रेंज है। इसका जो एक्यूरेसी है, क्योंकि ये पुराना है 2013 वाला, इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 10 मीटर है और ये जो है अभी सारे एयरक्राफ्ट में जो फाइटर जेट हैं, चाहे मेघ हो चाहे सू हो, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेजर गाइडेड बम बेहद सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसको सबसे पहली बार वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने तैयार किया था। इसके बाद इसको रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने बनाया था। भारत भी लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल कर चुका है। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने बंकर में छुपे दुश्मनों पर बम बरसाकर उनकी कमर तोड़ दी थी। चौबीस जून 1999 को टाइगर हिल पर भारतीय वायुसेना ने पहली बार लेजर गाइडेड बमों से हमला किया था। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत टाइगर हिल पर जोरदार हवाई हमले हुए थे। एयरफोर्स के इतिहास में यह पहला मौका था जब युद्ध के दौरान लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया। लेजर गाइडेड बमों को इजराइल से खरीदा गया था, जिसे विमानों में फिट करने के लिए इजराइल के इंजीनियर्स की एक टीम भारत आई थी। टाइगर हिल पर हमले में मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल कर दुश्मनों के ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम बरसाए गए। तब वायुसेना की ओर से किए गए हवाई हमले की निगरानी तत्कालीन वायुसेना प्रमुख अनिल यशवंत टिप्पणीस ने खुद एक विमान में बैठकर की थी। लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल बहुत सीमित क्षेत्र को तबाह करने के लिए किया जाता है। इस तरह के हमलों में फाइटर जेट अपने निर्धारित टारगेट को पहचान लेते हैं, इसके बाद उस लक्ष्य पर लेजर बम छोड़ते हैं और फिर गाइडेड बम इस बीम का पीछा करते हुए लक्ष्य को भेजता है। इस तरह के हमलों में निशाना चूकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेजर गाइडेंस का मतलब ये है कि जो बॉम्ब से या एयरक्राफ्ट से जिसके अंदर बॉम्ब रखा है, वो एयरक्राफ्ट से जो लेजर रेल छोड़ी जाती हैं वो टारगेट के अंदर जाके उसके ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जो बॉम्ब के नोज के अंदर कैमरा है या कोई और गाइडेंस सिस्टम है, उसको वो इंफॉर्मेशन मिलती है और वो नोज उसका जो है बेसिकली वो एक्ट करता है एज ए होमिंग ऑन, तो वो उसी टारगेट के पीछे चल पड़ता है और उसको जाके डिस्ट्रॉय करता है। सो बेसिक चीज यही है कि आप जैसे किसी चीज को ऊपर भेजते हो, वो वहां से रिफ्लेक्ट होके रडार उसको कैच करता है, तो कोई भी सिस्टम जीपीएस या कोई इसको कैच करके और उसको होम ऑन किया जा सकता है टुवर्ड द टारगेट। भारतीय वायुसेना के पास 500 किलो वाला जीपी बम भी है, जो एक प्रहार में पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को तबाह करने में सक्षम है। दुश्मन के बंकर को नेस्तनाबूद कर सकता है। स्वदेशी जीपी बम को जगुआर और सुखोई Su-30 MKI में लगाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जीपी बम के 100 मीटर के दायरे में आने वाला दुश्मन या फिर हथियार आसानी से तबाह हो सकता है। 500 किलोग्राम वाले एक जीपी बम में 15 मिलीमीटर तक 21,000 स्टील के छर्रे हैं।
जिसके अटैक से 12 mm स्टील की प्लेट को भेदा जा सकता है। दरअसल युद्ध में बमों का इस्तेमाल होता रहा है। हमास के अटैक के बाद इजरायल की वायुसेना हमास के ठिकानों पर जमकर बमों की बारिश कर रही है। चुन चुनकर उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां हमास के आतंकी छिपे हैं। इस हमले में एक बम सुर्खियों में रहा है, नाम है फॉस्फोरस बम। ऐसा बम जो हवा से सारी ऑक्सीजन सोखकर हड्डियों को गला देता है। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजरायल ने हमास से बदले की कार्रवाई में फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। सफेद फॉस्फोरस और रबड़ के साथ तैयार होने वाला ये केमिकल बम है। दावा ये किया जा रहा है कि ये जहां गिरता है उस जगह की ऑक्सीजन तेजी से सूखने लगता है। कहा यह भी जाता है कि फॉस्फोरस बम गिरने से लोग दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। पानी डालने पर भी यह आसानी से नहीं बुझता। फॉस्फोरस बम को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। सफेद फॉस्फोरस हथियारों पर प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन आबादी वाले इलाकों में इनका इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है और इनका इस्तेमाल युद्ध अपराध भी माना जाता है। फास्फोरिक ऐसा केमिकल है कि जिसको हवा लगते ही उसमें से धुआं निकलता है, तो ये जहां पर गिरा है वहां पर ये आग लगा देगा और उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर ये आमतौर पर आर्मी में हम यूज करते हैं इसको। स्मोक ग्रेनेड जो है इन्फेंट्री इस्तेमाल करती है, इसको इल्यूमिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेसर जो है उससे भी, इवन विक्ट्री सिग्नल जो है वो भी इसी से दिया जाता है। तो ये एक धुएं की वो छोड़ता है, इसलिए ये फास्फोरस जो है एक किस्म का बॉम्ब है, पर इसको किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये बैन नहीं है। ये इस्तेमाल किया जा सकता है और इस्तेमाल हो रहा है। उन्नीस 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी कुछ लोगों को सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी फास्फोरस बम का व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ था और उसके बाद साल 2004 में अमेरिकी सेना ने इराक के फालूजा शहर में हमला करने के लिए भी फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था, जिसके कुछ साल बाद अमेरिकी सेना के प्रवक्ता की तरफ से इस बात को कबूल भी किया गया था। फास्फोरस बम के जैसा ही एक और बम है जिसे बेहद खतरनाक और विनाशक माना जाता है। नाम है क्लस्टर बम। ये परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन एटॉमिक हथियारों से कई मायनों में कम भी नहीं है। क्लस्टर का मतलब गुच्छा या फिर किसी चीज का समूह। क्लस्टर बम जब फटते हैं तो इनमें बड़ी तादाद में छोटे छोटे बम निकलते हैं, जिससे भारी नुकसान पहुंचता है। क्लस्टर बम में 10 से लेकर कई 100 तक छोटे छोटे बम होते हैं। क्लस्टर बम को रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल या फिर हवाई जहाज से फायर किया जा सकता है। एक खास ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्लस्टर बम का खोल फट जाता है। अंदर के छोटे छोटे बम टारगेट एरिया में बिखर जाते हैं।
टाइमर होता है ताकि वो टारगेट के करीब पहुंचकर फटे। ताकतवर क्लस्टर बमों से टैंकों तक को नुकसान हो सकता है। दुश्मन के हवाई पट्टी को तबाह करने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइनों को तबाह करने तक की ताकत होती है क्लस्टर बम में। यही नहीं, जमीनी बारूदी सुरंगों को तितर-बितर करने और रासायनिक और जैविक हथियारों को ठिकाने लगाने में भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लस्टर बम जो है, एक तो बहुत बड़े एरिया के ऊपर इसका असर होता है। दूसरा, इसकी खासियत ये है कि ड्रॉप करने के बाद इसका एक्सप्लोड जो है ये कई साल या कई महीने बाद भी एक्सप्लोड हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक किस्म की अनएक्सप्लोडेड माइन है जो पड़ी हुई है और वो नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसको बैन किया गया है कि ये सिविल एरियाज के ऊपर आम आदमी का बहुत नुकसान कर सकती है। और अभी देखा गया है कि रशिया ने शायद यूक्रेन में भी इसको स्मार्ट बम को इस्तेमाल किया है, चाहे इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है उसमें इसको बैन किया गया है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक क्लस्टर बम से जो छोटे बम निकलते हैं उनमें से करीब 10 से 40% तक फट नहीं पाते। आने वाले कई सालों तक में वो फटते रहते हैं, जिससे आम लोगों की जान पर हमेशा खतरा बना रहता है। क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाली संस्थाओं का कहना है कि इनसे मरने वालों में 90% से ज्यादा आम लोग होते हैं। इनमें करीब 40% बच्चे रहे हैं। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में जो क्लस्टर बम इस्तेमाल किए थे उनमें से कई में 50 साल बाद भी धमाका होता रहा। क्लस्टर बमों का सबसे पहले इस्तेमाल रूस और जर्मनी ने किया था और इनका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था और यकीन माने कि इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। फिलहाल दुनिया में 200 से ज्यादा अलग अलग वैरायटीज के क्लस्टर बम मौजूद हैं, लेकिन इन पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी भी लगी हुई है और 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने एक संधि के तहत इनके न इस्तेमाल को लेकर हस्ताक्षर भी किए हैं। क्लस्टर बम के बाद अब बात ऐसे बम की जिसके नाम से ही दुनिया कांप जाती है। ये बम है परमाणु बम। अगस्त 1945 को दुनिया ने परमाणु बमों की विनाशकारी ताकत देखी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम से हमला किया। यह हमला अमेरिकी B-29 विमान से किया गया। 6 अगस्त की सुबह 8:15 पर यह हमला हुआ। लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया। बम को नीचे आने में महज 43 सेकंड लगे। हालांकि बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। यह हमला इतना भीषण था कि इसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अपने लंबे और पतले आकार की वजह से हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। लिटिल बॉय में 64 किलो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था, जिसके विस्फोट से 15,000 टन TNT का धमाका हुआ था। जब यह फटा तो हिरोशिमा का तापमान अचानक 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। परमाणु धमाके के बाद चंद सेकंड में ही शहर में कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जहां पर बम गिराया गया था वहां से 15 किलोमीटर दूर तक कई इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए थे और दूर दूर तक कई ऐसी बिल्डिंगें थी जो 1 सेकंड में धराशायी हो गई थी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुब्बार ही नजर आ रहा था। परमाणु बम के विस्फोट ने सुबह के सूरज को करीब करीब धुंधला करने के लिए पर्याप्त धूल और मलबा उड़ा दिया और आसमान में दिखाई दिया
मशरूम के आकार जैसा बादल। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम हमले से जापान उबरा भी नहीं था कि 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एक और परमाणु बम गिरा दिया गया। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम ज्यादा खतरनाक था। नागासाकी में 9 अगस्त की सुबह 11 बजे परमाणु बम गिराया गया। नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम फैट मैन था। इस परमाणु बम का असर ऐसा था कि वहां के लोगों को सोचने तक का समय नहीं मिला कि ये क्या हुआ। सभी लोग मौत की चपेट में आ गए। नागासाकी शहर पहाड़ों से घिरा होने के कारण करीब 6.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ही तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसमें कम से कम 75,000 लोगों की मौत हो गई। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त समर्पण करने की घोषणा कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ परमाणु हमला यकीनन इतिहास के काले अध्याय के तौर पर जाना जाएगा और शायद इसीलिए हर साल 6 अगस्त को इसे शांति के रूप में मनाया भी जाता है, जिसको हिरोशिमा डे कहा जाता है। परमाणु बम हमले की मार झेल चुका जापान आज अपनी तकनीक और मेहनत की बदौलत दुनिया के सबसे विकसित देशों में एक है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा साफ है कि वो देश में परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। परमाणु तकनीक को वो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल करेगा। हालांकि दुनिया की आज की तस्वीर जापान जैसी नहीं है। दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेज होती जा रही है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।